मोदी ने जिस टीम इंडिया की बात की है वो टीम इंडिया नहीं जो आपके जहन में बैठी हुई है, क्रिकेट वाली नहीं। उनका कहना यह है कि विकास के लिए एक नई तरह की टीम होगी जिसमें प्रधानमंत्री के समकक्ष माने जाएंगे मुख्यमंत्री भी, और सब मिलजुल कर देश में विकास की राह प्रशस्त करेंगे। लेकिन क्या ये व्यवहारिक है या आदर्श? विपक्ष हमेशा नरेंद्र मोदी को तानाशाह और बीजेपी को वन मैन शो मानता रहा है, लेकिन आम चुनावों के लिए सोमवार को जारी बीजेपी के 52 पन्नों के घोषणा पत्र में सूबे के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री के समकक्ष मानते हुए उस टीम इंडिया की बात की गई है जो देश के समग्र विकास का काम करेगी। ये मोदी की ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज है जिसमें वो खुद को सबको साथ में लेकर चलने वाला दिखाना चाहते हैं, या इसी में देश के विकास की वो कुंजी छिपी हुई है जिसे अभी तक कोई तलाश नहीं पाया था, या फिर ऐसा करके नरेंद्र मोदी ने मुल्क के सारे मुख्यमंत्रियों की पीड़ा को आवाज दी है। 70 और 80 के दशक के दौरान जब कांग्रेस की पकड़ राज्यों में ढीली होने लगी और स्थानीय पार्टियों की सरकारें बनने लगी, तभी से केंद्र राज्य संबंधों में तल्खी भी सामने आने लगी। केंद्र ने खुद को बड़े भाई की भूमिका में रखना शुरू कर दिया और राज्यों को एक याचक के तौर पर देखा जाने लगा। अगर केंद्र की ही पार्टी राज्य में न हो तो उसके और केंद्र के बीच तनातनी लगातार देखने को मिलती रहती है। कभी बाढ़ राहत कोष के लिए, कभी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, तो कभी सूखा राहत कोष के लिए गुहार के तौर पर। माना यह भी जाता रहा कि राज्य का बेहतर विकास तभी मुमकिन है जब वहां वही पार्टी सत्तारूढ़ हो जो केंद्र में भी काबिज है। अब सवाल यह है कि घोषणा पत्र में कही गई ये बातें मोदी का अपने उन आलोचकों को जवाब है जो कहते रहे हैं कि मोदी का विकास मॉडल समावेशी नहीं है, या मोदी के पीएम बनने की सूरत में केंद्र और राज्य के संबंधों का नया अध्याय वाकई शुरू हो सकता है। समय के लिए दिनेश गौतम। तो केंद्र और राज्य के संबंधों का क्या नया अध्याय शुरू हो सकता है? क्या जिस तरह के सपने दिखाए गए हैं वो लागू हो सकते हैं? इस पर हम जल्दी जल्दी अपने सभी मेहमानों से राय ले लेते हैं। संजय, आप क्या कहते हैं कि ये जो नई थ्योरी, जो नया कॉन्सेप्ट दिया है, ये डुएबल है? ऐसा हो जाएगा? क्या होगा रिसोर्सेज का? देखिए, मोदी आज एक नया नारा लेकर के आए हैं, या उनकी पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास, और उसका एक परिदृश्य मैं थोड़ा वो उसमें कह रहा हूं कि जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो टी था उसमें एक इटालियानो पिज्जा और कैपेचिनो और पास्ता का वो स्टॉल था, उसको प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया हुआ था। मैंने एक महासचिव को पूछा तो उन्होंने कहा अब सबका साथ सबका विकास है। तो एक वो मैसेज है, एक नई तरह की टीम, क्योंकि इटली के साथ हर समय एक विशेष संबंध है बीजेपी का। एक टीम इंडिया की बात की जा रही है जिसमें मोदी अपने आलोचकों को जवाब दे रहे हैं, राहुल गांधी और नीतीश कुमार इन पर्टिकुलर, क्योंकि वन मैन शो वो कहा जाता था। तो कई तरह की चीजें इसमें, राजनीतिक वो पहलू हैं जो बाकी पहलू हैं। ये अगर आपने कह दिया ये अलाइज के लिए अगर ये संदेश है अजय साहब, तो क्या वो अलाइज ऐसे हैं कि इस घोषणा से उनके दिल की जो कड़वाहट है वो दूर होकर और अपने आप को साथ में खड़ा कम से कम मन में ही देखने लगेंगे, या इन बातों का उधर कोई असर नहीं होने वाला? रीजनल अलाइज में दरअसल एक अजीब सा अपॉर्चुनिज्म होता है। तो रीजनल अलाइज कोई बहुत आइडियोलॉजिकली ड्रिवन नहीं होते हैं, उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, और अगर उनको ये लगता है कि आप ज्यादा अच्छी स्थिति में हैं तो वो धीमे धीमे चले आते हैं, थोड़े बहुत छोड़ के। एक आध केसेस आप छोड़ दीजिए तो बाकी लोग आइडियोलॉजिकली ड्रिवन नहीं है, उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं। जी मद्री, अगर हम ये कहें कि जो रीजनल जो पार्टीज हैं उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो नेशनल लेवल पे सोचती नहीं है, वो अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का ही सोचती हैं, और उनको सिर्फ ये कि अगर हमारी बात सुनी जा रही है, हमें ज्यादा महत्व दिया जाएगा इस थॉट के आधार पर, इस संघीय परिभाषा के आधार पर, तो वो तो मान ही जाएंगे, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। देखिए, अगर वो इस कारण से मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें एक रीजनल एस्पिरेशन का रिप्रेजेंटेशन नेशनल पॉलिटिक्स में या नेशनल गवर्नेंस में दिखाई पड़ेगी। लेकिन वो जो अवसरवादी कारणों से, बहुत सारे अपने पर्सनल इंटरेस्ट के कारण जो अलायंसेज बनाते हैं, करप्शन के कारण शिकार होते हैं, उसके कारण वो मुझे लगता है ज्यादा होगा, और सही इंटेंशन इसमें नहीं दिखाई पड़ेगी। सही इंटेंशन नहीं दिखाई दे रहा है बद्री साहब को। पूर्णिमा जी, क्या इसका सिर्फ ये होगा कि अभी जो ऊपर बैठते हैं प्रधानमंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वो एक गोलमेज टाइप में सबके साथ बैठे हैं, सिर्फ टोकन इंपॉर्टेंस है? दिनेश जी, ऊपर नीचे बैठने की बात नहीं है, कोई कहीं बैठे, बट एक कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन का एटीट्यूड होना चाहिए। एडवर्सोरियल जैसे अभी हो गया है वो नहीं होना चाहिए, वो किसी के हित में नहीं है। तो एक पारस्परिक, जिसको संभाव कहते हैं, उसके साथ अगर सीएम और पीएम काम करे तो अच्छा होगा सब। तो मतलब जिस बात को लेकर मुख्यमंत्री दुखी रहते हैं, उसी दुखती नक पे हाथ रख दिया नरेंद्र मोदी, शायद थोड़ा मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर। लेकिन इससे ओवरऑल क्या एक ये आपको इम्प्लीमेंटेबल लगती है, और दूसरी क्या इससे इकोनॉमी पर कोई फर्क पड़ता दिखता है मुनीर साहब? नहीं, इकोनॉमी पे जरूर फर्क पड़ेगा। उसकी वजह है कि जैसे अभी आपने जीएसटी को देखा,
ये जीएसटी अभी तक नहीं इसलिए लागू हो सका कि इसको बहुत सारे, और खुद मोदी साहब जो है ने काफी इसकी मुखालफत की थी। सो ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है अगर ऐसा हो जाए। लेकिन मेरा मसला ये है कि आपने ये सारी अच्छी अच्छी बातें कर दी, क्या नीतीश कुमार जी को आप जो है वही जगह दे सकते हैं, या ये कि उनका दिल उतना ही आपसे साफ हो जाएगा 2 महीने के बाद? ये तो आपने तो बड़ा पॉलिटिकल एंगल दे दिया, हमने तो आपसे इकोनॉमिक एंगल पूछा था, अब हम इकोनॉमिक एंगल पूछते हैं। अरविंद, आप ये बताइए कि जब ये कह रहे हैं कि बराबरी होगी तो खाली कुर्सी वहां बिछा दी उससे तो बराबरी होगी नहीं। मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, कोई आतंकवादी हमला होता है, तो किसका कॉल कितना होगा, राज्य की कितना अधिकार हो जाएगा, केंद्र की रिस्पांसिबिलिटी कितनी कम हो जाएगी और रिसोर्सेज का बंटवारा कैसे होगा? मैं 2 उदाहरण शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। पहला है जीएसटी का। माना यह जा रहा था कि अगर जीएसटी हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट हो जाएगा तो 2% हिंदुस्तान की ग्रोथ में इजाफा हो जाएगा, हमारी ग्रोथ रेट 2% बढ़ जाएगी। लेकिन कई सालों में हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। कारण, पहला कारण यह था कि कोशिश ही की गई कि जो राज्यों के अधिकार हैं संवैधानिक, उसको यूसर्प करके सेंटर ने लेने की कोशिश की। दूसरा, कुछ अधिकार ट्रांसफर करने की कोशिश की गई वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री भी छोड़ दीजिए, वित्त मंत्री को, और वित्त मंत्री को यह अधिकार देने की कोशिश थी कि कलेक्टिवली सारे मुख्यमंत्रियों को ओवर रूल कर सके। यह फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट था उसका सीरियस वायलेशन था, और यही कारण था कि जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट नहीं बढ़ पाई। दूसरा उदाहरण दूंगा कि हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि सारे जो रिसोर्सेज हैं, टैक्सेस हैं मेजर, वो केंद्र को दे दिए गए। परिकल्पना यह थी कि केंद्र कलेक्ट करेगा और फिर राज्यों को पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो राज्यों का ही पैसा है, ताकि उन राज्यों में विकास के कार्य हो सके। लेकिन हमने क्या किया, आप जब केंद्र स्टेट्स को पैसा देता है तो कभी एनआरएचएम की स्कीम बना देता है, कभी नरेगा की स्कीम बना देता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को 8,000 करोड़ रुपए सालाना आप देते हैं नरेगा में, जहां स्टेट का कोई से नहीं है, वहां की आवश्यकता क्या है, कि स्टेट कैसे डेवलपमेंट करना चाहता है, उसका वास्तव में अपने ही साधनों पर अधिकार नहीं है। यह मुझे लगता है कि फेडरलिज्म का सीरियस वायलेशन है, और जिस तरीके की परिकल्पना कही जा रही है, डिटेल्स देखने पड़ेंगे। अगर वाकई में हम इन इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, ये देश के लिए बहुत अच्छा मूव होगा, और निश्चित तौर पर सिर्फ जीएसटी से ही आपकी ग्रोथ रेट कम से कम सदाशयता दिखाई देती है कम से कम घोषणा में, लेकिन क्या नीयत वैसी ही है? मोदी की सोच के बारे में लोगों का ये कहना है। इससे वो अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं कि वो कितने देश के प्रति लीन है और कितने देश के प्रति सही जा रहे हैं। सो ये ठीक है उनके लिए। एक